जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिंग सिस्टम, पाचन तंत्र। खाना कैसे पचता है उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह में जैसे ही खाना आता है पाचन स्टार्ट हो जाती है। मुंह में पाचन दो टाइप से होती है, एक तो फिजिकल होती है और एक केमिकल होती है। फिजिकल मतलब दांत से हम लोग चबा के मार पीट के एगो चिकन खाए, उसको मार पीट के नोच नाच के छोटे को कर दिए, वो कैसा हो गया? तो फिजिकल पाचन हो गया। और उसी में हम लोग एंजाइम डाल के लिक्विड से हम लोग किसी चीज को पचाएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल डाइजेस्टिंग। तो पाचन दो टाइप की होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल हम लोग का मुंह में हो जाती है, तो दांत में हम लोग काट के छोटा छोटा कर देते हैं, अनाज को छोटा छोटा करते हैं, उसे हम लोग फिजिकल हो गया। और एंजाइम के द्वारा हम लोग करेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो केमिकल कहते हैं। जैसे हम लोग खाना को मुंह में लेते हैं तो यहाँ मुंह में दो प्रकार के पाचन होती है, फिजिकल जो दांत से हम लोग चबा के करते हैं, केमिकल जो हम लोग का यहाँ लार ग्रंथि से एंजाइम निकलता है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले हम लोग देख लेते हैं दांत के बारे में। क्या देख लेते हैं? पहले हम लोग डाइजेस्टिंग सिस्टम में हम लोग पहला देख लेते हैं दांत के बारे में। तो दांत में ध्यान से देखेंगे, दांत का ये फिगर बना हुआ है। दांत का जो ऊपरी भाग होती है, दांत का जो ऊपरी भाग होती है उसे हम लोग बोलते हैं इनामेल। इनामेल ये सबसे मजबूत होती है, ये सबसे दांत का सबसे ऊपरी भाग जो होती है जिसे इनामेल कहते हैं, ये सबसे मजबूत होती है। दांत जो होती है वो तीन परत से बनी हुई होती है। सबसे ऊपरी परत को कहते हैं हम लोग इनामेल। इनामेल सबसे मजबूत होती है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। जो हम लोग बोन पढ़ रहे थे तो बोन में मजबूती कौन देता है? तो मजबूती यही ना देता था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऊपर वाला भी क्या है? बोन का ही हिस्सा है। तो ऊपर वाला भाग को इनामेल कहते हैं। तो बोलेगा दांत का कौन सा भाग सबसे मजबूत होती है? तो इनामेल। इनामेल को मजबूत करने वाला पदार्थ क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3 है। ठीक है, उसके बाद वाले परत को क्या बोलते हैं? तो डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेंटाइन कहते हैं। और सबसे निचले वाला भाग को क्या कहते हैं? तो चेंबर कहते हैं। ध्यान से समझेंगे कि बायोलॉजी में अगर कहीं पर ही गड्ढा हो जाता है, गड्ढा, तो उसे हम लोग कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कैविटी कहते हैं। तो दांत में देखिएगा, दांत का ये वाला भाग होती है, तो ये वाला तो खैर प्राकृतिक से बना हुआ रहता है, लेकिन एक तत्व पाई जाती है, कौन सी? फ्लोरीन। फ्लोरीन एक तत्व है जो 9 नंबर में आता है ना। फ्लोरीन जिस तरह कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब तत्व, उसी तरह फ्लोरीन एक तत्व पाया जाता है। अगर दांत में फ्लोरीन आ जाती है, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ने लगता है, तो ये दांत क्या हो जाती है? तो टूटने लगता है, और टूट के यहाँ पर ही गड्ढा हो जाता है। ये क्या हो जाती है? गड्ढा हो जाती है। तो फ्लोरीन के कारण दांत क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो बोलेगा दांतों में कैविटी होना किसके कारण? मतलब कि दांतों में ये गुहा बढ़ जाता है। ये तो खैर प्राकृतिक इतना सा है, लेकिन धीरे धीरे और बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे गड्ढा होने लगेगा। तो देखिएगा गड्ढा हो जाएगा, तो जब तक ये इनामेल में है तब तक तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इनामेल खत्म होकर जैसे ये डेंटाइन में आ जाता है तो काला काला हल्का हल्का दाग जैसा दिखने लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ये कीड़ा खा गया। तो कीड़ा नहीं खाएगा, वो आपका फ्लोरीन की मात्रा बढ़ गया है, और फ्लोरीन की मात्रा जब बढ़ जाएगा तो ये डेंटाइन को क्या करने लगता है? तो खत्म करने लगेगा। अगर गुटखा उटका खा के ये डेंटाइन को गंदा किए हैं तो आपका ब्रश वगैरह करने से आपका ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दांत में फ्लोरीन आ गया, और फ्लोरीन करने के कारण ये इसमें गुहा मतलब कैविटी बढ़ गया है। कैविटी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो गुहा कहते हैं। बायोलॉजी में कहीं पर गड्ढा को क्या कहा जाता है? तो कैविटी कहा जाता है। हिंदी में इसे गुहा कहा जाता है, गुहा। जैसे मुंह को क्या कहा जाता है? तो मुंह को मुख गुहा कहा जाता है। उसी तरह पेट को क्या कहा जाता है? तो उदर गुहा कहा जाता है। तो दांत में इस तरह का रहता है, उसे हम लोग कैविटी कहते हैं, मतलब कि गुहा कहते हैं। तो बोलेगा गुहा किसके कारण? दांतों में कैविटी हो जाती है, किसके कारण? तो फ्लोरीन के कारण। फ्लोरीन कितने नंबर पे आती है? तो 9 नंबर में आती है। ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। आगे हम लोग दांत का प्रकार देख लेते हैं। दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जो आगे में जो 4 दांत होते हैं उसे क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। जो ये वाला साइड में रहता है ये सिर्फ दिखाने के लिए रहता है, ये कोई काम का नहीं है। हंसिएगा उस समय खाली दिखाने के लिए 4 गो दांत है ना। तो 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, दोनों को क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। ऊपरे वाला 4 गो और नीचे वाला भी 4 गो। तो इंसीजरों की संख्या कितनी होती है? तो ऊपर 4 गो और नीचे, देखिए ये वाला 4 गो और ऊपर 4 गो, तो 4 4 क्या हो जाएगा? 8 गो इंसीजर, है ना। 8 गो क्या हो जाती है? इंसीजर हो जाती है। उसके जस्ट बगल में, इंसीजर के जस्ट बगल में से क्या, ये जैसे ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको केनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केनाइन। केनाइन जो होती है वो मांसाहारी में बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि आप लोग कुत्ता को देखते होंगे, बाघ को देखते होंगे, शेर को देखते होंगे, उसका केनाइन जो रहती है वो चौक चौक रहती है। ये चीरने फाड़ने का काम आता है। तो 2 गो ऊपरे रहता है, 2 गो नीचे रहता है। 2 गो ऊपर साइड में रहेगा, 2 गो नीचे साइड में रहेगा, है ना। तो केनाइन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है।
उसके बाद जस्ट बगल में केनाइन के जस्ट बगल वाले जिसे अपने में देखते जाएंगे, आगे 4 गो रहेगा इंसीजर, उसके बाद जस्ट एक थोड़ा सा निकल रहेगा वो रहेगा आपका केनाइन, उसके बाद 2 ठो रहेगा उसे बोलते हैं प्रीमोलर। क्या कहा जाता है उसे? प्रीमोलर। तो ध्यान समझेंगे, यहां 2 गो प्रीमोलर, इधर भी 2 गो प्रीमोलर है ना। देखो हम नाम एक साइड लिखे हैं तो ये दोनों और ये दोनों सेम है, तो इसको ये 2 यहाँ प्रीमोलर, यहाँ 2 गो प्रीमोलर, तो ये ऊपर का दांत बनाया है। तो ऊपर वाला, ऊपर में 4 गो प्रीमोलर और नीचे 4 गो प्रीमोलर। तो प्रीमोलरों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 4 4 8 गो हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 4 8 गो हो जाती है। उसी तरह अगर आप बात करेंगे इंसीजर का, तो इंसीजर भी ऊपर में 4 गो और नीचे भी 4 गो, तो 4 4 8 गो हो जाती है। ठीक है, और केनाइन की संख्या 4 होता है, 2 गो ऊपर में 2 गो नीचे में। उसके बाद जो होती है उसे क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोलर कहते हैं। तो मोलर देखो, जिसे हम लोग देहात में इसको चहुआ कहते हैं, है ना। तो चहुआ की संख्या कितनी होती है? तो इधर 3 गो होती है, 3 गो इधर होती है, तो 3 3 6, तो ये ऊपर में 6 हो गया, तो नीचे में भी 6 गो, तो 6 6 कितना हो जाती है? ये 12 हो जाती है। उनमें से आपको याद रखना है ये वाला को, इसको देखो फर्स्ट मोलर कहा जाता है, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, तो आपको थर्ड वाला याद रखना है, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर को विस्टम टीथ कहा जाता है, इसे अक्कल दांत क्या कहा जाता है? अक्कल दांत कहा जाता है, अक्कल दांत, है ना, अक्कल दांत कहा जाता है। इंग्लिश में इसे विस्डम टीथ कहते हैं, विस्डम टीथ। इसे विस्डम टीथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि दांतों में से जितने भी दांत है ये सारे, उनमें से सबसे पीछे जो कौन आती है? तो थर्ड मोलर। इधर से भी ये थर्ड मोलर है और नीचे में भी थर्ड मोलर होगा, और ऊपर ये सिर्फ हम ऊपर का दांत का बना है, तो ऊपर साइड यहाँ पर सबसे बाद वाले दांत किसको बोलते हैं? थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर 2 ऊपरे है, 2 गो नीचे है, समझा ना। तो थर्ड मोलरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 ठो होती है ना, 2 ठो ऊपरे, 2 ठो नीचे। ये थर्ड मोलर को अक्कल दांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है ये दांत लगभग 24-25 साल के बाद आता है। ये दांत थर्ड मोलर जो है वो 24-25 साल के बाद आता है। अब 24-25 साल में आदमी का क्या हो जाता है? अक्ल आ जाती है, उसको समझ में आने लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए इस दांत को क्या कहा जाता है? अक्ल दांत कहा जाता है। तो विजडम टीथ किसे कहते हैं? तो थर्ड मोलर को कहते हैं। अब ध्यान समझेंगे, एक केनाइन के बारे में देख लेते हैं। तो केनाइन जो होती है आमतौर पे ये चीरने फाड़ने का काम आता है, और चीरने फाड़ने का काम देखते हो आप लोग मांस वगैरह खाते होंगे, अगर सब्जी खाते होंगे तो आराम से इधर जाके चबाते होंगे, समझा ना, लेकिन मांस खाते होंगे तो ऐसे करके इससे ये केनाइन वाला से चीरते होंगे, समझा ना। तो जो होती है केनाइन जो होती है वो बड़ी जो होती है वो किसमें होती है? तो मांसाहारी में, क्योंकि उन लोग मांस वगैरह खाते हैं, और मांस वगैरह को चीरने फाड़ने का, इसीलिए आप लोग देखेंगे वो कुत्ता हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, ये सब का जो केनाइन क्या रहती है वो बड़ी रहती है। उसी तरह इंसीजर ये सिर्फ दिखाने के लिए, हंसते हैं उस समय दिखेगा उसके लिए, इसमें कोई काम का नहीं है ये, समझा ना। इंसीजर सिर्फ हंसते हैं मुस्कुराते के समय, लड़की पटाने के समय काम आता है, बस और कुछ नहीं, समझा ना। अब यहां से क्वेश्चन कह देगा कि आई टीथ किसे कहते हैं? क्वेश्चन कह देगा कि आई टीथ किसे कहा जाता है? तो अपने में देखो ना, आंख के नीचे कौन सी दांत है? तो आंख यहां से, ये वाला सा आप ऐसे कीजिएगा, ऐसा नहीं कि यहां से ऐसे करके प्रीमोलर मत मार दीजिएगा, समझा ना। यहां आंख है, यहां से ऐसे कीजिएगा तो कौन सी दांत आएगा? आई टीथ किसे कहा जाता है? तो केनाइन को कहा जाता है। उसी तरह आपका क्वेश्चन कह देगा कि नोज टीथ किसे कहते हैं? तो नोज टीथ अपने में देखो, नाक के नीचे जो दांत होगा उसे नोज टीथ कहा जाता है। तो नाक के नीचे कौन सा टीथ होता है? तो इंसीजर होता है। तो बोलेगा नोज टीथ किसे कहते हैं? तो नोज टीथ किसे कहते हैं? तो इंसीजर को कहते हैं। और बोलेगा आई टीथ किसे कहते हैं? तो केनाइन का। क्वेश्चन एक बार पूछ देगा कि हाथी का बाहरी वाला दांत कौन सी दांत होती है? तो बाहर वाली दांत को सब कोई केनाइन मार दिया था। तो अभी हम बताए थे क्या कि केनाइन किसमें पाया जाता है? तो मांसाहारी जीवों में, मांसाहारी जीवों में क्या पाई जाती है? केनाइन पाई जाती है। और हाथी जो है वो क्या है आपका? शाकाहारी। अब शाकाहारी में क्या पाया जाएगा? तो इंसीजर पाया जाता है, समझा ना। क्या पाया जाता है? इंसीजर। तो हाथी का बाहरी वाला दांत जो दिखता है केनाइन जैसा, लेकिन वो होता क्या है? तो इंसीजर होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, है ना। बाहरी वाला दांत क्या होती है? इंसीजर होती है। इसको अगर हम थोड़ा सा और अगर डिटेल में देखें, इसको अगर हम लोग और तोड़ना चाहें तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? तो इसको हम लोग आराम से तोड़ सकते हैं इस तरह से। अगर हम लोग इसको देखो, अभी हम लोग दांत को किस रूप में पढ़े? ऊपरे नीचे, ऊपरे नीचे, जितना ऊपरे सेम संख्या है उतना नीचे भी है। तो इसको हम लोग एक तरह से और तोड़ा जा सकता है। इसको हम लोग बीचों बीच से ऐसे खींच देते हैं,
ऐसे खींच देंगे तो देखो इधर जितना जितना दांत है उतना उतना ये है, जो जो दांत इधर है वो भी दांत इधर है। देखो इधर 2 ठो इंसीजर है, यहाँ पर भी 2 गो इंसीजर, एगो केनाइन तो यहाँ पर एगो केनाइन, 2 गो प्रीमोलर तो 2 गो प्रीमोलर, 3 गो आपका मोलर है तो 3 गो इधर मोलर है। तो ये आपको ध्यान समझिएगा। अब क्वेश्चन में कह देगा कि बच्चों में कौन सी दांत नहीं आती है, बोलेगा बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती, बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है। तो बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है, तो प्रीमोलर दांत नहीं होती। देखिएगा जब बच्चे का दांत आने लगता है तो आगे को 2 आएगा, समझ ना, आगे को 2-3 गो आएगा, ये वाला इंसीजर वगैरह आएगा, उसके बाद केनाइन भी आ जाएगा, उसके बाद देखिएगा बीच में गैप हो जाएगा। बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाएगा, मतलब कि प्रीमोलर नहीं आता। उसके बाद क्या आ जाता है, तो मोलर आने लगता है। और ये कौन कौन सा मोलर आएगा, फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर। थर्ड मोलर कहां से आएगा जी, थर्ड मोलर तो 24 साल के बाद आता है। तो बोलेगा बच्चों में कौन कौन सी दांत नहीं होती है, तो एक कौन सा नहीं होती है, एक प्री मोलर नहीं होती है और एक थर्ड मोलर नहीं होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, बच्चों में कौन कौन सी दांत नहीं होती है, तो प्री मोलर नहीं होती है, समझ ना। थर्ड मोलर तो खैर जवान में भी नहीं रहता, 24 साल के बाद आने लगता है, समझ ना, जब अक्ल आ जाता है कि क्या करना है तब आने लगता है। तो बोलेगा बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है, तो प्री मोलर नहीं होती है। अब यहां से आपका डेंटाइन फॉर्मूला देखो, डेंटाइन फॉर्मूला रटने का नहीं होता, आप खुद से अपने से गिन सकते हैं। अपने में देखो ना जी, 2 इंसीजर है, 2 इंसीजर, उसके बाद आपका केनाइन है, फिर प्री मोलर, फिर आपका क्या हो जाएगा, मोलर हो जाएगा, समझ ना। तो डेंटाइन फॉर्मूला बड़ों के लिए, बड़ों के लिए, तो बड़ों में तो सब दांत आ जाएगा ना, तो बड़ों में सब दांत आ जाएगा। तो बड़ों में कौन कौन सी दांत आ जाएगा, तो 2 गो इंसीजर, क्या आ जाएगा, इंसीजर। तो यहां पर लिख देते हैं इंसीजर, समझ ना। इंसीजर डेंटाइन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ध्यान समझो। इंसीजर, इंसीजर के बाद क्या है आपका, केनाइन है, केनाइन की संख्या 1 है। उसके बाद क्या है, प्री मोलर है, प्री मोलर है, पी एम से हम दर्शा रहे हैं। उसके बाद क्या है, मोलर है, समझ ना। उसी तरह नीचे भी सेम दांत है, नीचे भी क्या है, सेम दांत है, इंसीजर है, केनाइन है, प्री मोलर है, उसके बाद मोलर है। अब यहां से देख लो, यहां से अपने में देख लो कि कौन कौन सी दांत की संख्या कितनी है। तो इंसीजर कितनी है जी, तो इंसीजर की संख्या 2, उसके बाद केनाइन की संख्या 1, उसके बाद प्री मोलर की संख्या 2, उसके बाद मोलर की संख्या, तो ये बड़ों में काउंट कर रहे हैं तो बड़ों में ये तीनों आ जाएगा, समझ ना। तो फिर नीचे भी सेम रहेगा, 2 1 2 3। तो बोलेगा कि युवा का डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो ना, इसको रटने वाला चीज है, अपने से भूल जाइएगा तो गिन के कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बड़ों के लिए। बात कर लेते हैं बच्चों का डेंटाइन फॉर्मूला। तो बच्चों का डेंटाइन फॉर्मूला अभी हम बताए थे कि बच्चों में कौन कौन सी दांत नहीं होती है, तो प्री मोलर नहीं होती है और एक थर्ड मोलर नहीं होता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका हम लोग बना लेते हैं डेंटाइन फॉर्मूला। तो बच्चों का पहले देखो, इंसीजर तो आता है, तो इंसीजर तो रहेगा, केनाइन भी आता है, केनाइन रहेगा, प्री मोलर नहीं होता लेकिन अभी लिख रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या रहेगा, मोलर, नीचे में भी वही रहेगा, कौन कौन सा, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है। अब यहां से लिख लेते हैं, इंसीजर की संख्या कितनी होती है, तो उसका भी 2, केनाइन की संख्या कितनी होती है, 1, प्री मोलर की संख्या 1 को नहीं, मतलब 0, उसके बाद मोलर की संख्या 2, क्योंकि थर्ड मोलर नहीं रहता, थर्ड मोलर बड़ों में आ जाता है ना, बड़ों में आता है। उसके बाद नीचे में भी सेम संख्या है, तो 2102। तो बच्चों का डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है, 2102 बाय 2102, और बड़ों का डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है, 2123 बाय 2123। अब क्वेश्चन कह देगा कि मानव जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है, पूरे जीवन काल में कितनी दांत आती है। तो ध्यान समझेंगे, ये जितने भी, ध्यान समझेंगे, ये आपका इंसीजर हो गया और केनाइन हो गया, ये इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर, ये सब क्या होती है, दूध का दांत इसे कहा जाता है। एक बार टूटेगा और फिर से ये आएगा, समझ ना, एक बार टूटेगा और एक फिर से ये आएगा, ठीक है। कहा जाता है कि मानव में कितने दांत होती है, टोटल 32 होती है। कितने होती है, 32, उनमें से 20 जो होती है ये क्या होती है, देखो अपने में देखो ना जी, इंसीजर का भी हम बताया था, इंसीजर की संख्या कितनी होती है, तो इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 8, प्रीमोलर की संख्या, प्रीमोलर की संख्या 8, तो 8 8 क्या हो जाएगा, 16, और 4 को क्या होता है, 4 को आपका केनाइन होता है, 4 के क्या होता है, केनाइन, तो 20। तो ये सब क्या होगा, टूटेगा और फिर से दोबारा आएगा। तो जो दांत टूट के फिर से दोबारा आता है उसे बोला जाता है डिफियोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिफियोडोंट। तो डिफियोडोंट की संख्या कितनी होती है, तो डिफियोडोंट की संख्या 20 होती है। ये टूटेगा और फिर से वापस आएगा, ठीक है, एक बार टूटेगा और फिर से वापस आएगा, जिसे हम लोग दूध का दांत कहते हैं। और जो नहीं टूटेगा, एक ही बार जीवन काल में एक ही बार आता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोफियोडोंट। ये 12 होते हैं, और जीवन काल में एक ही बार दांत कौन सी आती है, तो मोलर सब,
मोलरों की संख्या कितनी होती है? 12। तो 12 ऐसे दांत हैं जो मनुष्य के जीवन काल में एक बार आती है, और 20 ऐसे दांत हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आती है। वो कितने होते हैं? 20। तो एक बार 20 आया, फिर टूट जाएगा और फिर आ जाएगा 20। तो 20 कितना हो जाएगा? 40। 40 और 12 52। तो मनुष्य काल के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं? तो 52 दांत होते हैं। कहते हैं कि जैसे हम लोग खाना को मुंह में लेते हैं और यहाँ से पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुंह में जो होती है 2 प्रकार के पाचन होता है, एक फिजिकल भी होता है और एक केमिकल होता है। फिजिकल जो कौन करता है? दांत। फिजिकल मतलब किसी को मार कूट के उसको पचा देना, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, उसे फिजिकल कहते हैं। और किसी को लिक्विड के थ्रू उसके ऊपर किसी के ऊपर कोई एंजाइम डाल दिया और वो धीरे धीरे अपने आप छोटा हो गया या फिर अपने आप वो खत्म हो गया, उसे क्या कहते हैं? तो केमिकल पाचन कहते हैं। तो मुंह में हम लोग का 2 प्रकार की पाचन होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल दांत करता है, तो दांत के बारे में पिछले क्लास में देख लिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाके जरूर देख लें। अगला हम लोग देख लेते हैं, ये गाल में जो है, ये गाल जो हम लोग का यहाँ पर ये गाल दिख रहा है, इसके अंदर जो है 3 गो ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 3 गो ग्लैंड्स पाई जाती है। और इस तीनों ग्लैंड से है 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है। तो इस ग्लैंड्स के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इस ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? तो लार ग्रंथि कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेलिवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। यहाँ पर ये 3 गो ग्लैंड्स है। ये गाल जो है ये 3 गो ग्लैंड्स है, समझ ना? ये गाल के ऊपर में एक लगल है, उसके बाद फिर लगल है, उसके बाद फिर लगल है, 3 गो यहाँ पर। ये फुचका वगैरह देखते हैं तो लार वगैरह कहाँ से चुने लगता है? तो यही ग्लैंड से निकलने लगता है, समझ ना? यही ग्लैंड से निकलने लगता है। तो सबसे बड़ा ग्लैंड जो होती है वो कौन होता है? तो पैरोडिड ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? पैरोडिड ग्लैंड्स होती है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन होती है? तो सब मैंडिबुलर। सबको याद रख लेना है। पहला याद रखना है क्या? पैरोडिड, समझा ना? दूसरा याद रखना है क्या? सब मैंडिबुलर। और तीसरा सबसे छोटा लार ग्रंथि पाया जाता है, वो कौन होता है? तो सब लिंगुअल ग्लैंड्स, है ना? क्या? सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो सबसे छोटी लार ग्रंथि तो सब लिंगुअल ग्लैंड्स, और सबसे बड़ी तो पैरोडिड। बोलेगा कि सांप का विष, सांप का जहर किस ग्लैंड में होती है? तो सांप का जहर जो है यही पैरोडिड ग्लैंड्स में होती है। क्या होती है? पैरोडिड ग्लैंड्स में होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गल सूजा में कौन सी लार ग्रंथि का ग्लैंड्स प्रभावित होता है? तो जैसे कि देखते होंगे किसी का गाल जब फूल जाता है उसके ऊपर हम लोग चेपरी लगा देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो जब गल सूजा होती है तो कौन सी ग्लैंड प्रभावित होता है? तो पैरोडिड ग्लैंड्स। तो याद रखना है, सांप का विष पैरोडिड ग्लैंड्स में, और गल सूजा बीमारी में कौन सा ग्लैंड्स प्रभावित होता है? तो पैरोडिड होता है। तो सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन होती है? तो पैरोडिड। और सबसे छोटा कौन होता है? तो सबलिंगुअल। तो याद रखना है कि गाल में जो है वो हम लोग का देखते होंगे, किसी चीज को हम लोग देखते हैं मुंह में पानी आ जाता है, तो कहां से आती है चीज? यही ग्लैंड से निकलती है। ये ग्लैंड से 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है, और ये एंजाइम जो होती है वो दिन भर में लगभग 1 से 1.5 लीटर का एंजाइम निकलता है। कितना निकलता है? 1 से 1.5 लीटर एंजाइम निकलता है, समझ ना? लड़कियों को ज्यादा निकल जाता होगा क्योंकि फुचका वगैरह देखती है, जहां कुछ उन लोग मसालेदार देखती है उन लोग का लार निकलना स्टार्ट हो जाता है, समझ ना? तो दिन भर में 1 से 1.5 लीटर क्या निकलती है? लार निकलती है। बच्चों में ज्यादा निकलती है, बच्चों में लगभग 1.5 से 2 लीटर निकलता है। अब क्यों निकलता है वो अभी हमें रीजन बताएंगे। 1.5 से 2 लीटर, तो ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये एक एवरेज वैल्यू है ना? तो बच्चों में लगभग 1.5 से 2 लीटर, और आम जिंदगी में जैसे कि हम लोग का तो 1 से 1.5 लीटर निकल जाता है। अभी लॉकडाउन में 1 लीटर निकलता होगा। कुछ ऐसा खाने चीज वाला देखबे नहीं करते हैं तो कहाँ लार निकलेगा जी, समझे ना? तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पर ही जो 4 प्रकार का जो एंजाइम निकलता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है। तो पहला कौन सा है? तो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम निकलता है। क्या निकलता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? तो लाइसोसोम के जैसा काम करता है। ये कैसा काम करता है? लाइसोसोम के तरह। हम जब सेल पढ़ा रहे थे कोशिका, तो वहां हम लाइसोसोम पढ़ाए थे। लाइसोसोम क्या करता है जी? तो किसी चीज को हटाने के लिए, कोशिका के अंदर से किसी चीज को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाइसोसोम का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह जब लाइसोजाइम, जब हम लोग कोई खाना खा रहे हैं, और उस खाना को अगर हम लोग अगर हम कोई चीज खाना खा रहे हैं, उस खाना में अगर कोई कीटाणु हमारे मुंह में आ गया, तो उस मुंह में कीटाणु को मारने का कार्य कौन करता है? तो लाइसोजाइम। इसीलिए कहा जाता है कि खाना को अच्छी तरह से प्रॉपरली चबा खाना चाहिए, क्योंकि आराम से पूरा प्रॉपरली चबा के खाइएगा तो ये एंजाइम सब पूरा मिल जाएगा, और पूरा मिल जाएगा तो आप जो भी कीटाणु वगैरह खाए होंगे तो कीटाणु को मार देगा कौन? तो लाइसोजाइम क्या कर देगा? उसे मार देगा, समझे ना?
तो कीटाणु जैसे अगर हम लोग खा गए कोई खाना में तो उसे मारने का कार्य कौन करता है, तो लाइसोजाइम, है ना, कौन करता है, लाइसोजाइम। उसके बाद टाइलिन और डायस्टेज। तो क्वेश्चन कहेगा कि लार ग्रंथि में सबसे ज्यादा कौन सी एंजाइम निकलती है, तो सबसे ज्यादा एंजाइम कौन सी निकलती है, तो टाइलिन निकलती है। टाइलिन और डायस्टेज का दोनों का कार्य क्या होता है, तो मंड को पचाना, मंड को पचाना होता है, स्टार्च को पचाना होता है। टाइलिन और डायस्टेज क्या करता है, मंड, मंड मतलब स्टार्च, चोका को ये पचाता है। चोका समझ रहे हैं, छिलका वगैरह को, समझ ना। तो जैसे कि हम लोग गेहूं खा रहे हैं तो गेहूं का ऊपर वाला छिलका क्या रहती है, तो वो क्या रहती है, मंड रहता है। अगर वो खा जाएंगे तो उसको पचाने का कार्य कौन करेगा, मंड। तो देखिएगा भैंस वगैरह सब, भैंस या गाय बैल बकरी ये सब क्या खाते हैं उन लोग, तो उन लोग तो मंड ही तो खाता है ना जी, चोके वगैरह तो खाता है। कोई चीज हम लोग लाते हैं और छिलका दे देते हैं भैंस को, अच्छा चीज खा जाते हैं, संतरा लाए छिलका दे दिए उसको, अंदर वाला सामान अपने खा जाते हैं। भैंस वगैरह क्या करते हैं, तो मंड वगैरह मतलब चोका वगैरह ज्यादा खाता है। इसीलिए देखिएगा खाने के बाद उन लोग पागुर मारते रहता है। पागुर मारने से क्या होता है कि जब मुंह चलाते रहिएगा तो एंजाइम इस लार ग्रंथि से निकलते रहेगा, और लार ग्रंथि से निकलते रहेगा तो उसका मंड आराम से पच जाएगा। तो देखिएगा कि भैंस अगर खाना खा के आराम बैठी है तो उसका मुंह चलते रहेगा, समझ ना। मुंह चलाएंगे तो क्या निकलेगा, टाइलिन निकलेगा, और टाइलिन हमारे मंड को पचा देगा, जितना भी वो कूटी वगैरह खाई वो आराम से पच जाएगा, समझ ना। अब उसी तरह देखिएगा कि लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है, अभी हम बताए थे, ये कीटाणु को मारता है, कीटाणु को मारता है। अब कीटाणु ध्यान समझिएगा, अब बचवन में हम बता लेते हैं क्या कि ज्यादा लार निकलता है, ज्यादा लार इसलिए निकलता है, देखिएगा बचवन को इधर से चूते रहता है। भगवान जानता था कि इसको जोनो कुछ मिलेगा, कुछो मिलेगा, गोबर मिले चाहे पत्थर मिले, सबको मुंह में लेगा, और मुंह में लेगा तो उसमें कीटाणु रहेगा। अब कीटाणु रहेगा तो उसे मारेगा कौन, तो उसका क्या रहेगा, लाइसोजोमा ज्यादा निकलना चाहिए। अब ज्यादा कैसे निकलेगा, वो ज्यादा उसमें पागुर मारते रहेगा, तो बचपन ऐसे ऐसे मारते रहता है तो उसे लार चूते रहता है। तो बच्चा में एंजाइम ज्यादा निकलता है, 1.5 से 2 लीटर निकलता है, जिसके कारण क्या होती है, उसका एंजाइम मतलब कि लाइसोजाइम ज्यादा बाहर आती है, जिसके कारण अगर वो कीटाणु वगैरह भी खाता है तो उसे मार देता है, समझ ना। टाइलिन को समझ गए कि टाइलिन क्या करता है, तो मंड को पचा देता है। उसके बाद म्यूलिन, म्यूलिन क्या करता है, तो खाना को चिपचिपा बना देता है। क्या करता है, ये चिपचिपा बना देता है, समझ ना। क्या करता है, खाना को चिपचिपा, ताकि हम लोग को ढोकने में यहाँ से ऑसोफेगस के द्वारा ये हमारा पेट तक आराम से चल जाए, समझ ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग कुछ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, और चावल कोई चिपचिपा बने भी नहीं किया। देखिएगा कि खाना को आप लोग खाइएगा और खाना चबाइएगा, 2 मिनट चबाइए, उसके बाद फिर बाहर निकाल के देखिएगा तो चिपिर चिपिर करेगा, मतलब कि चिपचिपापन आ जाती है उसमें। तो खाना को चिपचिपा कौन बनाता है, तो म्यूलिन करता है। तो लार ग्रंथि में 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है। लाइसोजाइम कीटाणु को मारता है, डायस्टेज और टाइलिन क्या करता है, तो मंड को पचा देता है, और म्यूलिन क्या करता है, तो खाना को चिपचिपा बना देता है। आगे हम लोग देखते हैं, खाना को चिपचिपा बना दिया कौन, म्यूलिन। उसके बाद आगे धकेल देगा, तो आगे धकेल देगा तो ऑसोफेगस, ग्रास नली के द्वारा हमारा कहां पर आ जाएगा, ये पेट में आ जाएगा। पेट को हम लोग क्या कहते हैं, तो आमाशय कहते हैं। पेट क्या है, हमारी बोलचाल वाली भाषा है। इसका रियल नाम, बायोलॉजिकल नाम क्या है, इसका आमाशय है। तो आमाशय को बोलेगा क्या कि मुख गुहा को, मुख, ये मुंह को क्या बोला जाता है, मुख गुहा, और पेट को कहा जाता है उदर गुहा। हम बताए थे गुहा मतलब कि जहां कोई चीज आपके शरीर में गढ़ा है उसको गुहा कहा जाता है। इंग्लिश में इसके कैविटी कहा जाता है। दांत में अगर गढ़ा है तो उसको कैविटी कहा जाता है। हम लोग के यहाँ जॉइंट वगैरह में भी गढ़ा है तो यहाँ पर भी कैविटी कहा जाता है। बोलेगा जॉइंटों के कैविटी में कौन सी द्रव पाई जाती है, तो जॉइंट ने पढ़ा दिए हैं कि जॉइंटों के गुहा में, मतलब कि जॉइंटों को कैविटी में कौन सी द्रव पाई जाती है, तो साइनोवियल द्रव पाई जाती है। सब पिछले क्लास में ही हम पढ़ा दिए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा मुख गुहा मतलब कि मुंह को, उदर गुहा, उदर गुहा मतलब देखो पेट को उदर भी कहा जाता है, उदर है ना, क्या कहा जाता है, उदर। तो बोलेगा मुख गुहा को उदर गुहा से कौन सी नली जोड़ती है, तो कौन सी नली जोड़ती है, तो एसोफेगस नली जोड़ती है, ग्रास नली जोड़ती है। तो ये चीज आप लोग को याद रख लेना है। आमाशय जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कितने भाग में बांटा गया, 3। सबसे ऊपरी वाला भाग को क्या कहा जाता है, तो कार्डियक। इसे कार्डियक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जस्ट क्या होती है, कार्डियक मतलब हृदय के जस्ट बगल में होता है। हृदय को बायोलॉजिकल नाम क्या है जी, तो कार्डियक। हृदय का बायोलॉजिकल नाम, जिसे हम लोग बोलचाल वाला भाषा दिल हो गया और इंग्लिश में इसका हार्ट बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल नाम इसका हृदय और इंग्लिश में इसका कार्डियक बोला जाता है। तो ये जस्ट हृदय के जस्ट बगल में ही ये भाग रहता है, सबसे ऊपरी वाला भाग। इसीलिए इसे सबसे ऊपरी वाला भाग को क्या कहा जाता है, तो कार्डियक कहा जाता है।
कार्डियक जैसे हम लोग खाना खाएं तो खाना जैसे ऑसोफेगस के द्वारा हमारा पेट में आएगा, तो पेट का सबसे कौन सा भाग में आएगा, तो कार्डियक में आएगा। अब कार्डियक में क्या निकलते रहता है, इसके दीवारों से निकलते रहता है, क्या निकलते रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते रहता है, मतलब कि एसिड मतलब अम्ल निकलते रहता है। एसिड क्या करता है, तो किसी चीज के ऊपर में अगर एसिड डाल दीजिएगा तो धीरे धीरे अपने दूसरे रूप में बदल जाता है, तो यहां से एसिड निकलते रहता है। तो बोलेगा क्वेश्चन में क्या कि आमाशय के किस भाग में अम्ल निकलता है, मतलब एसिड निकलता है, तो किस भाग में निकलता है, तो कार्डियक में निकलता है। पिछले बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि ऑसोफेगस मतलब ग्रास नली मुख गुहा को किससे जोड़ता है, तो सब जानते थे क्या कि मुख गुहा को किससे जोड़ता है, तो आमाशय से जोड़ता है। अब आमाशय ऑप्शन में है ही नहीं, आमाशय किसको बोलते हैं जी, ये पूरा भागवा को आमाशय कहते हैं, लेकिन ये पूरा भाग को जोड़ा है नहीं, पहले इसी को तो जोड़ा है। तो अगर आमाशय ऑप्शन में नहीं रहा तो किसको मारिएगा, कार्डियक को। तो मुख गुहा को कार्डियक से जोड़ता है कौन, तो ऑसोफेगस नली जोड़ता है। अब देखिएगा जैसे खाना हमारा कहां पर आ गया, कार्डियक में, तो खाना क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है, क्योंकि इसके दीवारों से क्या निकल रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है। ये क्या करता है, तो खाना को और छोटे छोटे, देखो खाना हम लोग जो खाए थे वो क्या हो गया था, तो दांत तो छोटा छोटा किया था, उसके बाद और छोटा छोटा कौन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। उसके बाद जो हम लोग का मुंह में लाइसोजाइम निकला था, वो कीटाणुओं को मारता था, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छी तरह से चबाएगा नहीं, और जब अच्छी तरह से चबाएगा नहीं तो मुंह में लाइसोजाइम अच्छी तरह से मिलेगा नहीं, जिसके कारण कीटाणु नहीं मरता है। और जब कीटाणु नहीं मरेगा तो कहां पर आ जाएगा, तो कार्डियक में आ जाएगा। तो कार्डियक में जो कीटाणु मुंह में नहीं मर पाता है उसको मारने का कार्य कौन करता है, तो कार्डियक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। अब कभी कभी ध्यान समझेंगे कि कभी कभी एसिड बढ़ जाएगा, कभी कभी क्या हो जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा, और कभी कभी एसिड बढ़ जाएगा तो आपको धुआं ढकराइन देने लगेगा, और धुआं ढकराइन देने लगेगा तो क्या हो जाएगा, आपका बीमारी कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा एसिड बढ़ जाने से कौन सी बीमारी हो जाएगा जी, तो एसिडिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, सिंपल से याद रखना है। तो एसिड बढ़ जाने से कौन सी बीमारी होती है, तो एसिडिटी हो जाती है। अब ये होती कैसे, ध्यान समझना। देखो अगर आप टाइमली खाना खा रहे हैं तो आपका शरीर पाचन तंत्र का भी क्या हो जाता है, पाचन तंत्र भी क्या हो जाती है, तो इसकी आदत पड़ जाती है कि ये 9 बजे खाता है तो 9 बजे ही एंजाइम ज्यादा छोड़ना है। लेकिन जैसे मन तैसे खाइएगा, कभी 9 बजे मिल रहा है तो 9 बजे खा जा रहे हैं, कभी 12 बजे मिलता है तो कभी 12 बजे, कभी अगर रात का चिकन बचल खुचल है तो 7 बजे मुंह कान धो धा के खा जा रहे हैं। तो वैसे में क्या हो जाता है, आपका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, मतलब कि इसको पता नहीं रहता है कि कब निकालना हमें ज्यादा एंजाइम, कब नहीं निकालना। तो इस तरह में क्या करता है, ये निकालते रह जाता है। अब ये निकालते रह जाता है तो क्या हो जाएगा, जब आप खाना खा रहे हैं और वो समय निकाल रहा है तब तो ठीक है, वो खाना आपका एसिड में बदल जा रहा है, लेकिन खाना नहीं खा रहे हैं और ये निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, शरीर में पूरा पेट में क्या हो जाता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जब एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको धुआं ढकराइन देने लगेगा, और कुछो खाइएगा तो ऊपर बाहर फेंक देगा। इसीलिए कुछ एसिडिटी होगा तो कुछ खाइएगा तो उल्टी हो जाने लगती है, समझ ना। तो आपको क्या चाहिए, एसिड की मात्रा बढ़ गया है। अब ध्यान से समझेंगे, अगर कई पानी में अगर चीनी की मात्रा बढ़ गया तो उसमें क्या डालना पड़ेगा, पानी की मात्रा ज्यादा डालना पड़ेगा। उसी तरह अगर किसी में एसिड की मात्रा बढ़ गया है तो एसिड को कम करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा। बेस जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं ना। तो क्या डालना पड़ेगा, क्षारीय डालना पड़ेगा। जब आपकी पेट में क्या आ गया, एसिड की मात्रा बढ़ गया तो आपकी कौन सी बीमारी हो जाती है, तो एसिडिटी हो जाती है। अब इसको कंट्रोल करना है। जिस तरह पानी में अगर चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा तो चीनी को कम करने के लिए पानी मिलाना पड़ेगा, उसी तरह यहाँ पर ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बढ़ जाएगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए बेस डाला जाता है। अब कौन सी बेस डाला जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाला जाता है, MgOH2 डाला जाता है। अब ये हमें मिलेगा कहाँ, तो हम लोग जानते हैं ये बाहर में इनो के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, इनो के नाम से। तो इनो में क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो इसीलिए अगर एसिडिटी हो जाती है तो क्या हम लोग पीते हैं, इनो पीते हैं। इनो आप नहीं पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखते हैं, बोलेगा 6 सेकेंड में काम स्टार्ट। अरे 6 सेकेंड में कहा, यहाँ से ढोकने में जो समय लगेगा उसके बाद तो ये मिलने में। किसी जल में अगर चीनी की मात्रा बढ़ गया तो वहां सिर्फ ऐसे पनिया उझलने का देरी, काम स्टार्ट। उसी तरह यहाँ पर ही एसिड बढ़ गया है, तो एसिड बढ़ गया है तो इसको सिर्फ पीने का देरी, मुंह से जैसे यहाँ पेट में आ जाएगा, काम सिर्फ 6 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है, समझ आएंगे नहीं। तो क्वेश्चन में कहेगा क्या कि
आमाशय के किस भाग से एसिड निकलता है? तो किस भाग से निकलता है? तो कार्डियक से निकलता है। कहां से निकलता है? कार्डियक से निकलता है। तो देखो, जब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तब बेस डाला जाता है, समझे ना? जब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तब बेस डाला जाता है। और ये आमतौर पे एसिडिटी का बीमारी वही लोग का होता है जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो लोग ज्यादा उपवास करते हैं, है ना, जो लोग ज्यादा फास्टिंग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर जो है ये जानता है कि अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हैं तो 3 बार पचाने के लिए अपना एंजाइम निकालेगा। लेकिन कोई कोई लड़की क्या होती है, सुंदर हस्बैंड पाने के चक्कर में उन लोग क्या करने लगता है, फास्टिंग करने लगता है। मंगलवार तो बुधवार तो बृहस्पतिवार करने लगता है। तो उस लड़की का पता है कि आज नहीं खाएगा, इसको पेटवा का थोड़ी ना पता है कि आज खाएगा कि नहीं खाएगा। ये तो यहाँ से अपना क्या निकालते रहेगा, ये अपने दीवारों से एसिड निकालते रहेगा। क्या निकालते रहेगा? एसिड निकालते रहेगा। अब वो खाना खाइबे नहीं करेगा तो ये एसिड क्या होगा, पूरा बह के पूरा पेट में घूम जाएगा, तो पूरा एसिड की मात्रा बढ़ जाएगा। जब पूरा एसिड की मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी। तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, समझा ना? तो इसीलिए ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए, तो आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कार्डियक के बाद देखो, कार्डियक के बाद देखो, कार्डियक में खाना क्या हो गया, अम्ल हो गया। उसके बाद खाना को आगे धकेल देगा। आगे कहां धकेल देगा, तो फंडिक में चला जाएगा। खाना कहां चला जाएगा, फंडिक में चला जाएगा। क्वेश्चन कहेगा क्या कि पाचन के दौरान भोजन सबसे ज्यादा देर तक कहां रहती है? तो सबसे ज्यादा देर तक कहां रहती है, तो फंडिक में रहती है। यहां पर फंडिक में क्या पाई जाती है, तो कांटेदार संरचना पाई जाती है। तो बोलेगा क्या कि कांटेदार संरचना पेट में कहां पर, किस भाग में पाया जाता है? तो किस भाग में पाया जाता है, तो फंडिक में पाया जाता है। इसको कांटेदार संरचना को क्या कहा जाता है, तो रूजी कहा जाता है। ये तौलिया, अगर आप लोग घर में तौलिया होगा तो तौलिया में देखिएगा उबर खाबर रहता है, उसी टाइप में यहाँ पर रहता है। तो बोलेगा कांटेदार संरचना कहां पर ही पाई जाती है, तो फंडिक में। नाम क्या है उसकी, रूजी, समझा ना? बोलेगा खाना सबसे ज्यादा देर तक कहां ठहरती है, तो फंडिक में। लगभग ये 4 घंटा यहाँ रहता है। इसीलिए आदमी को कम से कम 5 घंटा बाद खाना खाना चाहिए, क्योंकि 4 घंटा तो यहीं रह रहा है जी, समझा ना? 4 घंटा यहीं रह रहा है, फिर इधर थोड़ा बहुत तो रुकेगा ना, तब जाके अच्छी से पाचन हो जाएगा। तो कोई कोई आदमी 2 घंटा मार देगा, 3 घंटा मार देगा, तो यहाँ सही से रहबे नहीं करेगा। यहाँ पर 4 घंटा का रहने का क्षमता है, तो 4 घंटा आराम से रहने दो ना। अब कोई कोई इधर से खाते रहेगा तो क्या बोलेगा, 4 घंटा नहीं रहेगा, 2 घंटा में बाहर निकल देगा। क्या करेगा, 2 घंटा में बाहर निकल देगा, जिसके कारण पाचन में आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद 4 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, ये खाना को आगे धकेल देगा। आगे किस में धकेल देगा, आमाशय का अंतिम भाग को दे देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पाइलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पाइलोरी। तो खाना अब यहाँ पर ही आ गया। फंडिक के किनारे में क्या पाया जाता है, तो जठर ग्रंथि पाया जाता है। गोल गोल सा ऐसा जठर ग्रंथि पाया जाता है ना? क्या पाया जाता है, तो जठर ग्रंथि, जिसे हम लोग इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। इसमें से 2 प्रकार का यहाँ से एंजाइम निकलते रहता है। यहाँ से क्या निकलते रहता है, 2 प्रकार का एंजाइम निकलते रहता है, जिसे हम लोग पेप्सिन और रेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पेप्सिन और रेलिन। तो ध्यान समझिएगा कि पेप्सिन क्या करता है, तो जो भी हम लोग भोजन में प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन उस प्रोटीन को ये पचा देता है। लेकिन प्रोटीन को किस भाग में पचाता है, तो प्रोटीन जो हम लोग खाएं, जैसे कि हम लोग गेहूं ले गए पिसाने के लिए, तो गेहूं को ये चक्की वाला क्या कर देता है, आटा में बदल देता है। उसी तरह हम लोग प्रोटीन खाएं तो प्रोटीन को ये बदल देता है, किसमें है, तो पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है, समझा ना? तो क्वेश्चन कहेगा कि पेट में पाए जाने वाले पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस भाग में बदल देता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद एक और पाया जाता है, कौन सा, रेलिन। रेलिन क्या करता है, तो दूध को दही में बदल देता है। क्या कर देता है, दूध को दही में बदल देता है। दूध को क्या कर देता है, ये दही में बदल देता है, समझा ना? ये क्या कर देता है, दूध को क्या कर देता है, ये दही में बदल देता है। तो जब आपका उम्र ढलने लगेगा तो देखिएगा, देखो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, यहाँ से एक छेद रहती है, उसमें से मतलब फिचकारी जैसा क्या यहाँ से एंजाइम छिड़कते रहता है, तो ये इसका कभी कभी देखो कोई भी अगर आप नया चीज लाइएगा, जैसे कि अगर आप स्प्रे ही लाते हैं तो उसमें देखिएगा पूरा शुरू अच्छा तरफ फेंकेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम फेंकने लगता है। तो उसी तरह यहाँ से नया हम लोग अगर नया 20-25 साल में, तो हम लोग का ये सब ग्लैंड सही रहता है, तो यहाँ से आराम से निकलते रहता है। इसीलिए हम लोग कुछो खाते हैं
जवानी में हम लोग कुछो खाते हैं सब पचा देते हैं, है ना, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापे होते जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका छेद जो है वह हल्का हल्का ढकने लगता है, जिसके कारण यहाँ से पूरी तरह से पेप्सिन ना ही निकल पाता है ना ही रेलिन निकल पाता है। और अगर रेलिन निकलना बंद हो जाएगा तो दूध पीजिएगा तो दूध को दही बनेबे नहीं करता है। इसीलिए डॉक्टर सब या पंडित वगैरह सब बूढ़ा जब हो जाते हैं तो बोलने लगता है कि दूध ना पी के जगह हम क्या पियो, दही पियो, क्योंकि ये अल्टीमेटली जाके यहाँ पर दूध क्या बन रहा है, तो दही में बन रहा है ना, तो इसीलिए दूध ना पी के क्या बोल देता है कि दही पियो, क्योंकि दूध पचाने के लिए आपके ग्लैंड में जो रेलिन निकलता है वो रेलिन निकल ही नहीं रहा है, इसीलिए डायरेक्ट क्या पियो, तो दही पियो। उसके बाद एसोफेगस नली के द्वारा ये कहाँ पर आ जाता है, खाना पेट में आ जाता है। पेट का हम बताए थे, पेट को बायोलॉजिकल नाम क्या कहते हैं, इसको तो अमाशय कहा जाता है। तो अमाशय बताया था 3 भाग में बांटा गया, ऊपर वाला को बोलते हैं कार्डियक, इसको बोलते हैं फंडिक और इसको बोलते हैं पाइलोरिक। बताए थे इसमें कांटेदार संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग रूजी कहते हैं। यहाँ पर ही क्या पाया जाता है, तो जठर ग्रंथि पाया जाता है जिसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। जठर ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलता है जो पेप्सिन और रेलिन है। पेप्सिन क्या करता है, तो जो भी हम लोग प्रोटीन खाते हैं उसको प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में, और जो दूध हम लोग पीते हैं उसको दूध को दही में बदल देता है कौन, रेलिन। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद खाना को आगे धकेल देगा, समझ ना, आगे धकेल देगा। आगे कहाँ पर आ जाएगा खाना, तो खाना आ जाएगा अब छोटी आंत में। यहाँ से अब यहाँ तक क्या आ जाएगा, पूरा छोटी आंत है। छोटी आंत को भी 3 भाग में बांटा गया। तो जैसे आपका अमाशय से खाना नीचे आएगा छोटी आंत में, तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग जो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ड्यूडेनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको ड्यूडेनम कहा जाता है, समझ ना, क्या कहा जाता है, ड्यूडेनम कहा जाता है। और हिंदी में इसे पक्वाशय भी कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, पक्वाशय। तो ये यहाँ पर जगह नहीं था, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा याद लिखिएगा, नोट्स बनाते जाएगा। तो छोटी आंत का पहला भाग को क्या कहा जाता है, तो ड्यूडेनम, हिंदी में पक्वाशय। यहां से ध्यान समझिएगा बात को। जैसे ये खाना, देखो खाना जो पेट में था, देखो जैसे खाना पेट में आया था तो ये क्या बन गया था जी, एसिड बन गया था, क्योंकि यहाँ इसके दीवारों से क्या निकलते रहता है, तो इसके दीवारों से क्या निकलता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते रहता था, जिसके कारण खाना क्या हो गया था, एसिड हो गया था। अब जैसे खाना एसिड हो गया तो जैसे खाना अब यहाँ से धकल देगा यहाँ पर ही। अब जैसे यहाँ पर ही आएगा तो इसके बगल में क्या है, तो अग्नाशय। ध्यान समझिएगा, ये वाला को अमाशय, पेट को क्या बोला था, अमाशय। और यहाँ पर एक एंजाइम निकलने का एक डब्बा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अग्नाशय। इंग्लिश में इसको पेनक्रियाज कहा जाता है। तो अग्नाशय को पूर्ण पाचन एंजाइम भी कहा जाता है। बोलेगा पूर्ण पाचन एंजाइम किसे कहा जाता है, तो अग्नाशय को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। देखो खाना डायरेक्ट इस नाली से इधर होके जाता है, ये नहीं कि खाना यहाँ इसके अंदर जाएगा, नहीं, यहाँ पर एंजाइम है। कौन कौन सा एंजाइम है, तो 3 प्रकार का एंजाइम अभी हम बताएंगे। लेकिन इस अग्नाशय का कंडीशन है कि जब तक खाना हिंदे से बेस नहीं आएगा, बेस मतलब क्षारीय, है ना, बेस मतलब क्षारीय अगर खाना नहीं आएगा तब तक कि अपना एंजाइम को बाहर निकालबे नहीं करेगा। बाहर नहीं निकालेगा तो फिर दिक्कत होगा, पाचन होबे नहीं करेगा, समझ ना, क्योंकि यहाँ पर ही खाना क्या हो गया, एसिड हो गया। जैसे हम लोग खाना यहाँ पर ही ग्रास नली के द्वारा हम लोग का जैसे कार्डियक में पहुंचा, खाना यहाँ वाला भाग में पहुंचा, खाना हमारा एसिड हो गया। अब एसिड हो गया तो हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, क्योंकि इसका कंडीशन क्या है कि हमें बेस चाहिए। अब बेस, हमें खाना को क्या बनाना है, तो बेस बनाना। अब बेस बनाने के लिए हमें कहाँ से लाना पड़ेगा, तो बेस बनाने के लिए यहाँ से एक भाग लेता है कौन, तो गाल ब्लेडर। कौन लेता है, गाल ब्लेडर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पित्ताशय। क्या कहा जाता है, पित्ताशय, है ना, पित्ताशय। तो पित्ताशय से क्या निकलता है जी, तो पीत निकलता है। क्या निकलता है, पीत। और पीत क्या होता है, तो बेस होता है। पीत क्या होती है जी, तो पीत जो होती है वो बेस होती है। पीत का जो पीएच मान जो होती है वो लगभग 7.8 से लेकर 8.5 तक होती है। तो ध्यान से समझिएगा बात को कि पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जैसे कि अगर शुद्ध जल अगर आप पी रहे हैं तो उसकी स्वाद जो है वो आपकी पीएच मान वो 7 है। 7 से अधिक अगर चला जाता है तो उसे बेस कहते हैं, और 7 से नीचे जो रहता है उसे एसिड कहते हैं। तो सिंपल से याद रखना। तो गाल ब्लेडर जो है इसकी पीएच मान कितना है, 7.8 से लेकर 8.5 तक पाया जाता है। अब खाना जो है यहाँ पर एसिड है, एसिड को बेस बनाने के लिए यहाँ से पीत को लेना पड़ेगा, लेकिन पीत तो यहाँ पर ही है। अब पीत बोलेगा, पीत कहाँ बनता है, तो पीत जो बनता है वो कहाँ बनता है जी, तो लीवर में बनता है। लीवर मतलब यकृत में बनता है ना,
यकृत में बनता है, यकृत। ध्यान समझेंगे, ये बोलचाल वाला, देखो बायोलॉजिकल नाम लीवर और यकृत, बोलचाल वाला भाषा आप इसे जिगर कह सकते हैं, समझा ना, कलेजा कह सकते हैं। ये पेट में जो खाना है वो कैसी है, तो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिल गया इसमें, है ना। तो अग्नाशय से एंजाइम निकालने के लिए इसका कंडीशन है, हमें क्या चाहिए, मतलब अग्नाशय बोलता है कि हमें बेस चाहिए। अगर बेस दीजिएगा तो हम यहां से अपना, इसके पास 3 एंजाइम है, कौन कौन सा है, लाइपेज है, एमाइलेज और ट्रिप्सिन है। तो ये तीनों एंजाइम को तभी ये निकालेगा अग्नाशय जब ये खाना जो है ये बेस होगा, बेस मतलब क्षारी होगा। अब ये पित्त पित्ताशय से यहाँ पर ही आके मिलेगा, लेकिन ये अपने आप आके नहीं मिलेगा, इसको मिलाने के लिए हमें यहाँ से, ध्यान समझेंगे, ड्यूडेनम, ये वाला भाग को, या वाला को, छोटी आंत के प्रथम भाग, ये वाला को कहा जाता है ड्यूडेनम। क्या कहा जाता है, ड्यूडेनम, जिसे हम लोग पक्वाशय भी कहा जाता है ना। और ये वाला भाग को, ये वाला भाग को कहा जाता है जेजुनम। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ड्यूडेनम में दो ठो हार्मोन लगा रहता है। ध्यान समझना, हार्मोन और एंजाइम में अंतर समझना, हार्मोन और एंजाइम में। एंजाइम उसे कहते हैं जो किसी फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म में बदल देगा। जैसे कि अगर हम लोग गेहूं पिसाने गए चक्की में, तो चक्की क्या करता है, गेहूं को बदल देता है आटा में। तो अगर किसी फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म में बदल देगा तो उसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। और हार्मोन किसे कहते हैं, तो हार्मोन सिर्फ उसे एक सहायता करेगा, एक लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये किसी को बदले उदलेगा नहीं। तो यहां पर ही जो है ड्यूडेनम के पास में 2 ठो क्या रहती है, 2 ठो आपका हार्मोन पाया जाता है। एक इधर वाला हार्मोन पाया जाता है कि इधर वाला हार्मोन पाया जाता है। यहां पर एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइन। समझा ना, क्या नाम है, कोलेसिस्टोकाइन। तो बोलेगा पित्त कहां पर ही बनता है, तो पित्त बनता है यकृत में। और पित्त आके कहां पर ही रहता है, स्टोर कहां होता है, तो पित्ताशय में। अब ये यहाँ बहुत दूर में है। अब ऐसा नहीं कि इस नाली से पित्त निकलते रहेगा, नहीं, ये इसको पित्त निकालने के लिए ये कोलेसिस्टोकाइन अपना हार्मोन यहाँ पर ही छिड़केगा। अब जैसे ये हार्मोन, ये वाला देखो यहाँ पर ही है ना, तो ये हार्मोन जैसे इस नाली में आएगा तो ये फटाक से इधर से पित्त भेज देगा। ये हार्मोन सिर्फ सिग्नल देता है कि इधर से खाना आ रहा है, तो खाना देख के ये हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही ये हार्मोन यहाँ निकलेगा तो ये हार्मोन को देखकर ये पित्त यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और पित्त निकल के जो ये खाना एसिड रहता है वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। अब जैसे ये खाना बेस हो जाता है तो ये सिक्रेटिन, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर एक हार्मोन है, तो यहाँ से इस हार्मोन का क्या नाम, यहां पर एक हार्मोन पाया जाता है, तो ये हार्मोन का नाम क्या है, सिक्रेटिन। अब सिक्रेटिन अपना हार्मोन को छोड़ देता है, अग्नाशय को ये सिग्नल देता है और कहता क्या है कि आप अपना एंजाइम अब निकाल सकते हैं, क्योंकि खाना अब एसिड नहीं रहा, बेस हो गया है। तो इसका कंडीशन था खाना बेस होना चाहिए, तो बेस तो हो गया, इधर से एसिड आ रहा था, लेकिन इधर से पित्त निकलकर ये खाना को बेस बना दिया। अब जैसे खाना बेस हो जाएगा तो सिक्रेटिन क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा कि अब निकलो, अग्नाशय से तुम अपना एंजाइम निकालो। तो अग्नाशय से अपना एंजाइम 3 एंजाइम निकालेगा, इसे शॉर्ट में हम लोग LAT कहते हैं, समझ ना, LAT कहते हैं। L से आपका लाइपेज, और A से एमाइलेज, और T से ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है, तो एमाइलेज वसा को पचाता है। वसा मतलब फेट, जितने भी हम लोग शादी में चर्बी वगैरह खाते हैं, समझे ना, चर्बी वगैरह खाते हैं, तो चर्बिया कौन पचाएगा, तो चर्बिया कौन पचाता है, तो अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम पचाता है। कौन सा एंजाइम, तो लाइपेज पचाता है। ध्यान से समझेंगे, ये गाल में जो लार ग्रंथि पाया जाता था, लार ग्रंथि में 4 एंजाइम निकलता था, उनमें से टाइलिन और डायस्टेज क्या करता था, मंड को पचाता था। लेकिन कोई भी चीज एक के बाइगे नहीं पच जाता है, तो मंड को थोड़ा पचाया, उसके बाद थोड़ा बहुत जो बच गया उसको कौन पचाएगा, तो एमाइलेज पचाएगा। कौन पचाएगा, तो एमाइलेज पचाएगा। तो एमाइलेज क्या पचाता है, तो मंड को पचाता है। उसके बाद यहां से अग्नाशय से एक और एंजाइम निकलती है जिसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को पचाता है। तो हम लोग देख रहे थे, जब हम लोग पेट पढ़े थे, मतलब अमाशय पढ़े थे, तो अमाशय के अंतिम भाग पाइलोरिक में यहाँ पर ही जठर ग्रंथि निकलता है, मतलब यहाँ पर ही जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलता था, पेप्सिन और रेलिन। जो पेप्सिन जो था वो प्रोटीन को पचाता था, और प्रोटीन को किस भाग में पचाता था, तो प्रोटीन को बदल देता था पेप्टोन में। किस में बदल देता था, पेप्टोन में। तो ये पेप्टोन, अब ध्यान समझेंगे, ये पेप्टोन को पचाएगा कौन, तो ट्रिप्सिन पचाएगा। तो क्वेश्चन बोलेगा कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का किस भाग में पचाता है, तो प्रोटीन के पेप्टोन को पचाता है पेप्टाइड में। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है ना।
अभी भी प्रोटीन नहीं पचा है। प्रोटीन का पचाना सबसे कठिन होता है। अभी भी प्रोटीन नहीं पचा है। प्रोटीन को देखो यहां पर ही पेट में पचाया कौन? पेप्सिन। उसके बाद देखो यहां पर ही छोटी आंत में पचा रहा है कौन? तो ट्रिप्सिन पचा रहा है। ठीक है, अब खाना छोटी आंत के ड्यूडेनम से आगे चला जाएगा। कहां पर ही? देखो ये वाला भाग था ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में 2 को क्या पाया गया? तो हार्मोन पाया गया। तो क्वेश्चन कहेगा कि कोलेसिस्टोकाइन हार्मोन छोटी आंत के किस भाग में पाया जाता है? तो ड्यूडेनम में पाया जाता है। तो ड्यूडेनम में याद रखना है, ड्यूडेनम में 2 को हार्मोन पाया जाता है, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइन। अब खाना जो है ये छोटी आंत के ड्यूडेनम से आगे चला जाएगा। कहां पर ही? तो ये यहां पर ही आ जाएगा, ये वाला भाग में आ जाएगा। तो ये वाला भाग को बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम यहां पर ही कोई एंजाइम वगैरह नहीं निकलता है। ये खाना को सिर्फ पसराने का कार्य करता है। ये खाना को सिर्फ फैलाने का कार्य करता है। जिस तरह आप लोग देखे होंगे चावल वगैरह में काला काला चुनने के लिए कैसे सूप में ऐसे पसराया जाता है, उसी तरह खाना को अच्छी तरह से पसराने का कार्य कौन करता है? तो जेजुनम करता है। उसके बाद जेजुनम के बाद खाना जो है छोटी आंत के अंतिम भाग में चला जाता है। कहां पर ही? तो इलियम में चला जाता है। छोटी आंत के इलियम में एक एंजाइम निकलती है जिसे हम लोग इरेप्सिन कहते हैं। देखो प्रोटीन सबसे कठिन होता है पचाना। देखो पेटे से पच रहा है, अभी तक पचा नहीं है, अबर यहां पर ही कंप्लीट पच जाएगा। तो छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में एक एंजाइम पाई जाती है, कौन सा? इरेप्सिन। ध्यान समझेंगे, तो इरेप्सिन एंजाइम कहां पाई जाती है? तो छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में पाई जाती है। ये इरेप्सिन जो है वो प्रोटीन, ध्यान समझो, पेट के अंतिम भाग पाइलोरिक में पेप्सिन एंजाइम था और पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदल दिया था? तो पेप्टोन में। फिर अग्नाशय से निकला एक एंजाइम, कौन सा? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन को बदल दिया किस में? तो पेप्टाइड में। अबर जो है इलियम के अंतिम भाग में इरेप्सिन निकल रहा है और इरेप्सिन जो बदल देता है, ध्यान समझे, इरेप्सिन जो है ये पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड ये वाला भाग को है ना, पेप्टाइड को जो है एमिनो एसिड में बदल देता है। किस? प्रोटीन जो है पेट से ही पचते आ रहा है और यहां पर आके पचा कहां पर ही? तो इलियम में। इलियम में कौन पचाया? तो इरेप्सिन पचाया। इरेप्सिन प्रोटीन को किस भाग को किस में पचाया है? तो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में पचाता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? तो पेप्टोन को पेप्टाइड में। और यहां से जो और यहां जो पाइलोरिक में एक पेप्सिन एंजाइम निकला, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में जो है, इलियम के जो अंत में यहां पर ही उंगलीदार संरचना पाई जाती है। मतलब उंगली जैसा ऐसे बना रहता है। तो क्वेश्चन में कहेगा क्या कि उंगलीदार संरचना कहां पाई जाती है? तो कहां पाई जाती है? तो इलियम में पाई जाती है। इलियम नहीं रहेगा तब आप किसको मार दीजिएगा? तो छोटी आंत में। इसको क्या बोलते हैं? तो विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, बोलेगा कांटेदार संरचना, तो कांटेदार संरचना कहां पाया जाता है? तो फंडिक में पाया जाता है। और बोलेगा उंगलीदार संरचना, तो उंगलीदार संरचना छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में पाया जाता है। अब खाना छोटी आंत के बाद, ध्यान समझेंगे, ये पेट था, पेट के बाद कहां पर आया? छोटी आंत। छोटी आंत के कौन सा? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम। जेजुनम के बाद किस में आया? इलियम। इलियम के अंत में क्या पाया जाता है? तो उंगलीदार संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग विलय कहते हैं। इसके बाद जो है खाना कहां पर आ जाएगा? तो बड़ी आंत में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? बड़ी आंत में आ जाएगा। ध्यान समझेंगे, इसके बड़ी आंत और छोटी आंत के जहां से शुरुआत होती है उसके नीचे क्या पाया जाता है? तो अपेंडिस पाया जाता है। अपेंडिस है ना, जो अपेंडिस जो होता है वो मानव में बिना काम का होता है। इसे हम लोग कह सकते हैं आवश्यक पदार्थ है। इसे आवश्यकता की जरूरत नहीं है। इसे आप निकाल भी दिया जाएगा तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अपेंडिस क्या पचाता है? तो सेल्यूलोज को पचाता है। सेल्यूलोज को पचाता है। अब सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? जी तो हम बताए थे जब कोशिका पढ़ा रहे थे, तो कोशिका ये हमारा है। कोशिका के ऊपरे वाले झिल्ली को क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली। ये किससे बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन पचाने के लिए तो बड़ी एंजाइम था हम लोग पास। क्या? यहाँ पर ही पेप्सिन था, फिर यहाँ पर ही अग्नाशय के पास में ट्रिप्सिन था, उसके बाद यहाँ पर ही क्या था? तो इरेप्सिन था। लेकिन उसके ऊपर और एक परत चढ़ा देते हैं जो पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये इसे क्या बोलते हैं? तो कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये बना होता है किससे? सेल्यूलोज से। तो वैसे जीव जो पादप सब खाएंगे, मतलब पत्तियां वगैरह, पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह खाते हैं, उसको पचाने के लिए हमें अपेंडिक्स की जरूरत होती है। तो जो जीव शाकाहारी होते हैं, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या खाते हैं? तो घास फूस खाते हैं। और घास फूस किससे बना हुआ है? तो
पादप कोशिका से बना हुआ है। और पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? तो सेल्यूलोज पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बना होता है। और सेल्यूलोज को खाइएगा तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्या चाहिए हमें? अपेंडिक्स चाहिए। क्या कि अपेंडिक्स बड़ी होती है मांसाहारी में या शाकाहारी जीवों में? तो शाकाहारी जीवों में अपेंडिक्स जो होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि भैंस हो गया, बकरी हो गया, घोड़ा, ये सब घास फूस खाता है। घास फूस में सेल्यूलोज पाया जाएगा। अब सेल्यूलोज पचाने के लिए क्या होना चाहिए? तो अपेंडिक्स होना चाहिए। हम लोगों में ये अपेंडिक्स को काट के निकाल भी दिया जाएगा तो हम लोग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई देखिएगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लेता है, ऑपरेशन में ये अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है, समझ ना? तभी हम बताएंगे अपेंडिक्स होता कैसे है। अपेंडिक्स को काट के कब निकाला जाता है ये हम बताएंगे अभी, ठीक है? तो देखिए, छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पर आ जाता है? तो हमें बड़ी आंत में आ जाता है। देखो, छोटी आंत से जो खाना आया वो आ गया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जैसे खाना आया उस भाग को क्या कहते हैं? सीकम। सीकम में यहाँ से एक हार्मोन मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस। म्यूकस एक बलगम की जैसा होता है, वो चिपचिपा खाना को बना देता है। उसके बाद जस्ट आगे में ये बड़ी आंत है। ये क्या है? बड़ी आंत है। ये वाला क्या है? बड़ी आंत है। ये वाला, समझा ना? तो बड़ी आंत में क्या क्या मिला है? तो म्यूकस मिला। म्यूकस खाना को जो इधर से आया उसको चिपचिपा बना दे ताकि बाहर निकलने में दिक्कत ना हो। जैसे खाना आगे चलता है तो बड़ी आंत में क्या मिलता है? तो बिलिरुबिन मिलता है। बिलिरुबिन यहाँ पर आके मिल जाता है। बिलिरुबिन क्या करता है? तो खाना को पीला करता है। खाना को क्या करता है? पीला करता है। लेकिन क्वेश्चन में कह देगा कि बिलिरुबिन कहाँ बनता है? तो बिलिरुबिन यकृत में बनता है। बिलिरुबिन कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है, समझ ना? तो ये चीज याद रखिएगा, बिलिरुबिन कहाँ बनता है? यकृत में। कुछ बोल देगा पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त भी यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि बिलिरुबिन खाना को क्या करता है? तो बिलिरुबिन खाना को पीला कर देता है, समझ ना? बिलिरुबिन आमतौर पे क्या करता है? हल्दी का काम करता है जी। खाना को क्या करता है? पीला बनाने का कार्य करता है। लेकिन बिलिरुबिन देखो, यकृत जो है बिलिरुबिन को अगर अधिक बनाने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा शरीर में धीरे धीरे फैलने लगेगा। तो शरीर आपका कैसा दिखने लगेगा? पीला दिखने लगेगा, जिसके कारण से एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? तो पीलिया रोग, इसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया रोग, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है। जॉन्डिस। तो बोलेगा जॉन्डिस किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण क्या कौन सी बीमारी होती है? तो पीलिया बीमारी होती है, जिसे हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। बड़ी आंत में मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? तो ध्यान समझिए कि म्यूकस मिलाया, खाना को चिपचिपा बना दिया। उसके बाद बिलिरुबिन मिलाया, जो भी आप साग कुछ भले खाए लेकिन यहाँ पर पीला निकालेगा। क्यों? क्योंकि बिलिरुबिन मिला के उसको पीला कर देता है। बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारी होगा? जॉन्डिस बीमारी हो जाएगा। बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वो है जल अवशोषण करना। ये जल को अवशोषित करता है, मतलब कि जल को एब्जॉर्ब करता है, मतलब अपनी तरफ खींच लेता है। जो भी हम लोग जल पिए हैं, देखो जल तो हमारा पूरा शरीर को जरूरत है, तो हमारा पेट में ऐसा थोड़ी कि जल पिए पेट के होते करते फिर बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं। जल को अवशोषित कर लेता है। बड़ी आंत क्या करता है? जल को अवशोषित करके पूरा शरीर के कोशिकाओं में भेजता है। तो जल अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन बोलेगा कि पाचन के दौरान जल अवशोषण कहां पर ही होता है? तो बड़ी आंत में होता है। कहां पर ही होता है? बड़ी आंत में होता है। अगर जल अवशोषण नहीं होने लगेगा, ध्यान समझेंगे, जल अवशोषण नहीं होने लगेगा तो जितना पानी पी ले रहेगा, हमारा शरीर को क्या चाहिए? पूरा जल चाहिए। इधर कोशिका है, इधर कोशिका है, पूरा शरीर में कोशिका है, तो कोशिका को तो जल चाहिए ना जी। अब जले नहीं मिलेगा तो फिर तो दिक्कत है ना। तो अगर ये जल अवशोषण करना बंद कर जाएगा तो कौन कौन सी बीमारी हो जाएगा? तो आपका बीमारी होगा हैजा, उसके बाद लूज मोशन, है ना? लूज मोशन, समझ ना? मतलब कि लूज मोशन, बाथरूम बार बार लगने लगेगा। तो बोलेगा जल अवशोषण ना होने के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? तो हैजा हो जाएगा और आपकी लूज मोशन हो जाएगा, समझ ना? आगे देख लेते हैं। खाना उसके बाद ये धीरे 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 यहाँ पर आ जाता है। कहाँ पर? ये वाला बॉक्स में। ये वाला को बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टम, जिसे हम लोग मलाशय कहते हैं, समझ ना? अब देखो, अब हम लोग जो यहाँ खाना खाएं तो वो खाना अब क्या हो गया? इधर से छोटी आंत से होते करते कहाँ गया? बड़ी आंत। बड़ी आंत से होते करते अब कहाँ पर ही आ गया? रेक्टम के पास। जब रेक्टम के पास जब ये खाना होता है तो ये पूरी तरह से गला सड़ा हुआ पदार्थ रहता है। अब गला सड़ा हुआ पदार्थ रहेगा तो कोई कोई व्यक्ति को देखिएगा कि बाथरूम लग रहा है लेकिन वो जइबे नहीं करेगा बाथरूम, सोचेगा चला कल जाएंगे, कल नहीं जाएगा। 2-3 दिन से, 1 आध सप्ताह से यहाँ पर ही रख ले है रेक्टम में। तो रेक्टम में जो भोजन आया वो कैसा है? दूषित पदार्थ है। और दूषित पदार्थ है तो वो क्या करेगा? अगल बगल वाले मांस को क्या करने लगेगा? गलाने लगेगा, समझा ना? क्या करने लगेगा? गलाने लगेगा। और यही गलाकर यहाँ पर क्या कर देता है? तो जख्म कर देता है। और यही से क्या हो जाता है? एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो बाबासीर बोलते हैं। बाबासीर, है ना? क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में पाइल्स कहा जाता है,
समझ ना। तो बोलेगा बाबासीर कहाँ पर ही होती है, तो रेक्टम होती है। हिंदी में क्या वो नाम रखिएगा, मलाशय। तो इसीलिए बाथरूम वगैरह आप लोग को टाइमली जाना चाहिए, डेली जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो बाबासीर होने का चांसेस ज्यादा रहती है, समझ ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद भोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये पाचन का क्रिया खत्म हो गया। तो उम्मीद है कि पाचन में अब आपको लोग को कहीं पर ही दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अलग से जरूर बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।